आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर कि व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। एक जनरल सेंस में डिस्कस करें तो व्हाट इज मनी? मनी इज सिंपल currency of any particular country, currency of any particular country। एक जनरल सेंस में डिस्कस करें, आंसर अगर हो सबका जनरल तो होगा कि करेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। सही है भाई, ये है तो सब कुछ है। एंड मनी इज the matter of function for a medium, a standard, store value, appreciation value। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका क्या क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो टाइटल जो है दैट इज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स कि एक्सचेंज के लिए जो है अगर पैसा नहीं है तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है there are 4 functions of money। ओके, तो 4 फंक्शन में से फर्स्ट कौन सा है? मीडियम, स्टैंडर्ड, स्टोर एंड एप्रिसिएशन वैल्यू। अब देखो, स्टोर जो है मीन्स व्हाट कि आपने पैसा रख दिया, अगर आपने अलमारी में पैसा रख दिया एप्रिशिएट होगा नहीं, इसीलिए यहां पे मैंने ऐड किया है एप्रिसिएशन वैल्यू। बैंक में रखे तो अगर 1 लाख रुपया आपने आपके अलमारी में रख दिया कबर्ड में, ओके, और 1 साल के बाद आप जब भी पैसा देखोगे तो वो 1 लाख का 1 लाख ही होगा। लेकिन अगर आपने यही पैसा बैंक अकाउंट में रखा है तो क्या होगा? अगर पूरे साल का पब्लिक सेक्टर बैंक में रखते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक, आपको पता होगा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है। अगर पता नहीं है तो मैं सेकंड चैप्टर जो है उसमें डिस्कस करेंगे, सेकंड चैप्टर का भी वीडियो में डालने वाला हूं, तो देखते रहना। पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मीन्स कि आप अगर कितना भी पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में रखो तो 4% पूरे साल का आपको ब्याज देंगे। ओके, प्राइवेट सेक्टर में 6%, 5 to 6% वहां पे कॉम्पिटिशन है, दैट इज भाई। तो अगर आपने ये से फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में रखा है तो 1,06,000 होगा। सो दिस इज व्हाट एप्रिसिएशन। ओके, तो पैसा आने से ये सब चेंजेस जो है वो इकोनॉमी में देखने को मिले। पहले क्या था? When money was not there, money was not invented, पैसा नहीं था, तब क्या था? तब क्या था? एक्सचेंज में क्या करते थे? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम हैड मेनी loopholes। This is what we are going to discuss in the introduction। लेकिन ये जो है ये हमने अभी ब्रीफ जो है, इंट्रोडक्शन से भी पहले का जो है वो हमने ब्रीफ डिस्कस किया कि अगर पैसा है तो ये सब पॉसिबल है। ओके, और पैसे का मेन जो है फंक्शन जो है वो क्या है? तो दैट इज वेरी सिंपल। देखा जाए तो कोई भी आप इंसान को पूछोगे तो वो बोले कि भाई पैसों के बिना तो कुछ नहीं है, पैसों के बिना तो लाइफ चलेगी नहीं, पैसों के बिना बिजनेस नहीं चलेगा, पैसा है तो सब कुछ है। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो राइट। आप स्टूडेंट्स हो, आप अपने दिमाग में ये एक चीज बिठा लो कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। समझ में आया? पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। सो लेट्स वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फेज। The use of money span a very large part of everyday life। Yes, कि everyday life में
मनी जो है दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन अ सिंगल डे. यस, आप सुबह से लेके रात तक देखो तो कितने भी जो भी आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस करते हो, गुड्स परचेस करते हो ऑनलाइन या तो फिर डायरेक्ट रिटेल स्टोर में से, तो मनी इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? आप लिस्ट कर सकते हो, बहुत सारा लिस्ट होता है भाई उसमें कोई. इन मेनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विथ यूज ऑफ मनी. यस, विदाउट मनी आज के टाइम पे भी ट्रांजेक्शन पॉसिबल है. आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर दे सकते हो. पॉसिबल है. क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन होता है. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद का. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. यस, हाँ, पैसा जो है उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई विल पे यू द मनी. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट की फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो है दैट इज पॉसिबल. वो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, पैसे से पॉसिबल है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी? यस, पैसों में ट्रांजेक्शन क्यों होते हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट. कोई भी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज जो है आप एक्सचेंज कर सकते हो बाय पेइंग मनी एंड बाय यूज ऑफ मनी. Thus, everyone prefer to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had directly exchanged shoes for wheat without the use of money. अगर say for example X पर्सन है यहां पे, X पर्सन है एंड Y पर्सन है. अगर बीच में मनी नहीं है, मनी इज नॉट देयर, ओके, तो इसके पास शूज है, इसके पास वीट है. ओके, तो ये शूज वाला जो है इसको वीट चाहिए. He is in need of wheat and this Y person is in need of shoes. लेकिन दोनों का एक दूसरे का कम्युनिकेशन तो होना जरूरी है. yes or no? अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा then how is this possible? and search cost, ढूंढना तो पड़ेगा एक दूसरे को. okay, so that was the problem. is that clear? that was the problem. ये यहां पे ऐसा समझाना चाहते हैं. So he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. Yes, मैंने अभी क्या बोला? सर्च कॉस्ट. उसको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा कि जिनके पास सरप्लस में wheat हो and he is in need of shoes. Those who have wheat in surplus and in need of shoes. तो अभी और इसको भी यही चाहिए. समझ में आया कि ये जो है ये बंदा वीट की नीड में होना चाहिए, शूज जो है उसके पास सरप्लस में होना चाहिए, या मीन्स की सेल करना चाहिए, उसको चाहिए सेल करके वीट परचेस करना. तो लाइकवाइज द एक्सचेंज वाज वेरी डिफिकल्ट इन दोज डेज. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. that is both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. This is known as double coincidence of want. This whole transaction is known as double coincidence of wants. कि दोनों के पास दोनों को जो चाहिए वो होना चाहिए एंड बोथ आर इन नीड ऑफ एक्सचेंज, बोथ आर इन नीड ऑफ ट्रांजैक्शन, तभी जाके ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा.
What a person desires to sell, it is exactly what the other wishes to buy. Yes, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of bonds is an essential feature. In contrast, in an economy where money is in use, money, by providing the crucial intermediate step, eliminates the need for double coincidence of bonds. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for farmer who will buy his shoes and at the same time sell him the particular product which he is in need of. Means कि कोई भी जगह पे अगर आप देखते हो तो ये जो है ये सर्च करना जो है somehow not possible कि डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स की वजह से मुझे जो चाहिए वो उनके पास जो है वो होगा ही होगा. दैट आई कांट से. इज दैट क्लियर? एंड दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, कि ये जो है प्रॉब्लम आता है. ओके, यहां पे मैं पेज ले लेता हूं. वी आर on the second particular page. All he has to do is find a buyer for his shoes. क्या कर सकता है? He can find a particular buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, yes, it is called medium of exchange. ये थोड़ा यूज होने में, ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम हो रहा है. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. Yes, कि ये जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको MCQ क्वेश्चन में पूछा जाए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रोल द पर्टिकुलर मनी इज प्लेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ double coincidence of want, which role money play क्वेश्चन मार्क. तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा. ओके, तो इस दो ऑप्शन में से आंसर इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इज दैट क्लियर? मीन्स कि अगर पैसा है, मनी एक्ट एज ए इंटरमीडियरी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. Modern forms of money, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Yes, before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. पैसा में खास करके कॉइन्स सबसे पहले आया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स वर इन्वेंटेड. तो पहले जो क्या था, राजा महाराजा के टाइम पे कॉइन्स थे, चांदी के, सोने के सिक्के थे. ओके, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर, ओके, कॉपर, ऐसे बहुत सारे जो है कॉपर के तो आज भी आते हैं. वो 5 का सिक्का जो है वो कॉपर का ही है. ओके, सॉरी, वो पीतल का है, सॉरी. ओके, तो वो जो है आज भी आता है, लेकिन उसका चलन जो है वो कम हो गया. वो क्यों कम हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो ऑफ ट्रैक हो जाएगा.
For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of metallic coins, gold, silver, copper. देखो यहां पे सबसे पहले क्या था? For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. तो ये जो है ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, तो ये खास ध्यान रखना, अंडरलाइन करना अपने टेक्स्ट बुक ने. एंड देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स. उसके बाद मेटालिक कॉइन्स आ गया. सबसे पहले ग्रेन, कैटल जो है वगैरह यूज करते थे, गाय, बछड़े, ओके, वो सब. अब तो है वो तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी तक जो है वो कंटिन्यू रहा था फेज. देन आफ्टर करेंसी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, a modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper, and unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. मीन्स की है क्या, कहना क्या चाहता है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है इंक्लूड्स करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. आज जो है पेपर नोट कॉइन्स, आज तो ये ई मनी भी हो गया है. आप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो है यूज कर सकते हो. जीपे जो है ऑनलाइन डिजिटल मनी जो है वो भी यूज हो सकता है. लेकिन एज द पैसेज ऑफ टाइम सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन वर आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट. माय क्वेश्चन इज व्हाई? गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन को क्यों उस टाइम पे हिस्ट्री में डिस्कार्ड किया, जबकि हालांकि उसका बहुत ही अच्छा यूज था, फिर भी क्यों ऐसा हुआ? भाई यूज क्यों हुआ? बिकॉज इट वॉज कॉस्टली. इट बिकेम कॉस्टली. क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ज्यादा से ज्यादा करेंसी छापने पड़ेंगे, नोट छापने पड़ेंगे, कॉइन्स छापने पड़ेंगे, हाँ या ना? ओके. तो जितने भी नए नोट्स, करेंसी वगैरह छापना पड़ेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा. नाउ यू जस्ट इमेजिन द मेटल गोल्ड एंड सिल्वर बिकम कॉस्टलियर. व्हाई? बिकॉज इट्स प्राइस इंक्रीजेस. जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज होता है, immediately the cost of printing currency is also increases. अब इसका एक तो यूनिट का प्राइस इंक्रीज हुआ और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ, तो पहले से ज्यादा सिक्के छापने पड़ेंगे, आया ना? तो वो छापने में लॉस आएगा. पहले अगर से फॉर एग्जांपल की 5 करोड़ का पॉपुलेशन है, अब जाके हो गया 20 करोड़, तो ये 20 करोड़, ये 15 करोड़ का जो डिफरेंस आया 15 करोड़. They want money for exchange of goods and services. अगर वो पैसा इंजेक्ट नहीं होगा इकोनॉमी में, तो ये क्या यूज करेंगे मार्केट में जाके? समझ में आया? तो कोई भी कंट्री की सरकार है, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट है, they are going to print the new currency by keeping the population in view. Is that clear? तो ये प्रॉब्लम हिस्ट्री में भी था. अब से फॉर एग्जांपल ये कॉइन्स में से पेपर में क्यों आए? क्योंकि ये कॉइन्स जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पीतल, ये सब जो है, इसका जिंक, इस सब का जो है वो कॉस्ट बढ़ गया था, मेटल का कॉस्ट बढ़ गया था. एंड दैट इज व्हाई एवरी नाउ एंड देन एवरी ईयर पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स. सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर से फॉर एग्जांपल आज सरकार जो है वो 100 रुपए का नोट अगर छापती है, ओके, 100 रुपए का अगर नोट छापती है इंडियन गवर्नमेंट, ओके, तो इसका कॉस्ट क्या है? 5 रुपया. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 100 रुपीज. वो भी मैं ज्यादा लिख रहा हूं थोड़ा, ओके. तो इसको है ना इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं. ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको. इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, ओके, पैसा छापने का खर्चा. और ये फेस वैल्यू जो नोट पे आएगा. इज दैट क्लियर? अब इसमें अगर से फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट छापने का खर्चा अगर सरकार को ये कॉस्ट जो है वो 110 रुपया होगा, तो गवर्नमेंट इसको कैंसिल करेगी. आर यू गेटिंग मी और नॉट?
दिस इज व्हाट द सिचुएशन वाज। समझ में आया? ये सिचुएशन था एंड दैट इज वाई। ये सिचुएशन को ध्यान में रख के ये स्टेप्स जो है सरकार ने लिए कि भाई अब कॉइन जो है, कॉइन्स में से, गोल्ड कॉइन्स में से हमें ट्रांसफर होना पड़ेगा पेपर नोट्स पे। समझ में आया? नाउ प्रोसीड फर्दर। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो डिस्कस मैंने एग्जांपल देके कर दिया था। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, इंडिया में कौन इश्यू करता है करेंसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप 100 का पत्ता या कोई भी नोट है आपके जेब में, तो वो निकाल के देख लेना कि वहाँ पे जो भी नोट्स है ना, उसको प्रोमिजरी नोट कहते हैं। प्रोमिजरी नोट्स। वाई प्रोमिजरी नोट? क्योंकि देखो उसमें वो जो है, वो पत्ता जो है 100 का, उसमें देखना उसमें लिखा हुआ होगा कि आई प्रोमिस, आई ओब्लाइग टू पे 100 रुपीज। देखो मेरे पास अभी 100 रुपया है, 100 रुपये के नोट में देखो यहाँ पे लिखा है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज। मीन्स कि ये लीगल टेंडर है। मोदी जी ने जब ये कैंसिल किया था 500 एंड 1000 का नोट, तब क्या बोला था? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है? प्रोमिस दिया है। प्रोमिस, दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रोमिजरी नोट्स। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 1 रुपये का नोट है, यहां पे आरबीआई गवर्नर का साइन है, रघुराम राजन साहब। 100 रुपये के नोट पे देखो रघुराम राजन गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का साइन है। ओके, तो 1 रुपये के नोट पे, ऑन 1 रुपी नोट, किसका साइन आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त नाणा मंत्रालय का जो है वो साइन आएगा 1 रुपये के नोट पे। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जितने भी नोट से, ओके, 1 रुपये के नोट के सिवा जितने भी नोट्स है उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का साइन आएगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ओके, आरबीआई गवर्नर का साइन किस में आता है? एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। और 1 रुपी नोट में ये याद रखना, फाइनेंस मिनिस्ट्री। Okay. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. Yes. दूसरे किसी को परमिशन नहीं है करेंसी छापने का। Moreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. Yes. कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो है वो मना नहीं कर सकता टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ मनी। अगर आप पैसा लेके जाते हो और आप ऐसा बोलते हो कि भाई ये पेमेंट के तौर पे ले लो, मेरा डेट जो है मुझे रिलीज करना है, दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग द पेमेंट, ही और सी पर्टिकुलर और इन एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और बैंक कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट इट। दिस इज व्हाट द लॉ प्रोक्लेम्स। Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. Is that clear? It is legally bound by each and everyone to accept the money. पैसा जो है सबके लिए जो है वो लीगली बाउंड है, सबको एक्सेप्ट करना ही है इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, यहां पे लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, हैंस द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आई थिंक यहां तक बहुत ही अच्छा आपको क्लियर है। ओके, ऑल आर इंटेलिजेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। यार अब जबरदस्त, ये बैंक वाले हैं ना,
सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, मुझे ये डिस्कस थोड़ा ब्रॉडली करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना भाई, वीडियो जो है वो लंबा थोड़ा होने वाला है। ओके क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, बेस्ट टॉपिक है, दैट इज वाई मैंने ये स्टैंडर्ड का जो है यही से इस चैप्टर से स्टार्ट किया, डिपॉजिट्स विद बैंक। अब बैंक जो है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन तो आया होगा और ये आना ही चाहिए कि 1 लाख रुपया अगर आप आपके अलमारी में रखते हो, वार्डरोब में रखते हो, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा, लेकिन बैंक में रखते हो तो वो 1 साल के बाद 1,06,000 हो जाता है। कैसे? घर पे पड़ा पड़ा तो पैसा जो है वो एप्रिशिएट नहीं होता, बैंक में कैसे एप्रिशिएट होता है? दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, कॉन्सेंट्रेट हियर। यहां पे क्या है, बैंक क्या करती है, यहां पे क्या लिखा है, डिपॉजिट्स विथ बैंक। देखो, पॉइंट द वर्ड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। डिपॉजिट मींस कि वो डिपॉजिट रखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। से फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपया बैंक को दिया, मैंने बैंक में क्रेडिट करवाया। जैसे ही मैं 1 लाख रुपया बैंक में क्रेडिट करता हूं, इमीडिएटली बैंक क्या करती है, किसी और पर्सन को लोन के तौर पे देती है कि भाई ये धवल भाई के अकाउंट में 1 लाख रुपया आया। 1 लाख रुपया नहीं, चलो मेरे अकाउंट, मेरा नाम है तो 10 लाख रुपया रखता हूं। ओके, कि 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ये धवल भाई के अकाउंट में आया। ओके, 10 लाख रुपया धवल भाई के अकाउंट में आया, तो ये 10 लाख रुपया का क्या करेगी बैंक? अपने पास नहीं रखेगी। बैंक इमीडिएटली गिव लोन टू द अदर पर्सन, दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो जिसको पैसे की जरूरत है उसको लोन के तौर पे देंगी। लोन उसको दिया 10 लाख का। ओके, कि से फॉर एग्जांपल कोई भी आदमी हो सकता है, XYZ पर्सन को 10 लाख का लोन दिया। अब 10 लाख का लोन दिया, इसके ऊपर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी? मिनिमम 14%। पूरे साल का, हाँ, महीने का नहीं, माइंड वेल, पूरे साल का नहीं, 14%, सॉरी पूरे 1 महीने का नहीं, पूरे साल का 14%। ओके, और यहां पे मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा है? 6%। इज दैट क्लियर? मीन्स 14 - 6, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट, 8%। यस, तो 8% is the profit of the bank. Is that clear? इस तरह से इकोनॉमी चलता है कि जिनके भी पास पैसा है वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वो पैसा जाएगा दोज हु आर इन नीड ऑफ, जिनको पैसों की जरूरत है वहां पे पैसा जाएगा लोन के तौर पे। तो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में मेरे पास 10 लाख रुपया मैं रखता हूं, तो ये 10 लाख रुपया लोन पे तो नहीं जाएगा। अगर मैंने बैंक में रख दिया तो बैंक जो है वो 10 लाख रुपया डायरेक्टली उठा के लोन के तौर पे ऐसे लोग को देंगे जिनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिनको फैक्ट्री डालना है, जिनको फैक्ट्री में जरूरत है, तो वो 10 लाख रुपया वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट होगा, इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हाँ या ना? फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ या ना? कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने से मशीनरी सब कुछ बढ़ता है। ओके, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब जब हम आगे देखेंगे, उन सबको जो है वो बेनिफिट मिलता है। अगर ये 10 लाख रुपया मैंने अपने बैंक, अपने घर पे ही रखा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू यूज। समझ में आया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से होता है कंट्री में। ओके, तो पैसा जितना सर्कुलेट होगा उतना अच्छा है। इज दैट क्लियर? पैसा अगर आइडल रहा तो एप्रिशिएट नहीं होगा। पैसा जितना सर्कुलेट होता है उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उतना जीडीपी इंक्रीज होगा। अगर पैसा आइडल रहता है तो इट इज नॉट यूज्ड। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई सरकार जो है वो छापा मारती है। आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि सरकार ने यहां से 150 करोड़ रुपया निकाला, कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के घर पे जाके 500 करोड़ निकाला, इतना सोना निकाला, ये निकाला। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू यूज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है।
सरकार ने नोट तो छाप दिए, वो छापने में जितना खर्चा हुआ वो भी सरकार ने कर दिया, ओके। लेकिन इनके पास जो पैसा आता है तो वो डायरेक्टली अलमारी में 500 करोड़ रख देंगे, तो 500 करोड़ वहां पे रखे गए। इससे तो अच्छा है कि आप इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इसका यूज बहुत ही अच्छी तरह से होगा। इज दैट क्लियर? एंड वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी। आप अब 10th लेवल तक इतना ही याद रखो, वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी एंड वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके। तो ये है ब्रीफ। नाउ प्रोसीड फर्दर। बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने का ये एक मेन रीजन है। इज दैट क्लियर? People need only at a point of time people need only some currency of their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salary at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with this extra cash? They deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Yes, मेरा अगर say for example 1 लाख रुपए का सैलरी है, 1 लाख रुपए का सैलरी है, ओके, तो क्या होगा कि मेरा अगर नीड जो है वो 40,000 का नीड है, आई एम नीड ऑफ 40,000 रुपीज, ओके, तो बाकी के 60,000 रुपीज जो है मैं बैंक के अकाउंट में रखूंगा बाय ओपनिंग माय बैंक अकाउंट। To deposit it with the banks by opening a bank account in their name. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest in the deposits. इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भी बैंक पे करेगी। In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount of interest as interest. यहाँ पे एक MCQ जो है वो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक MCQ पूछा जा सकता है कि भाई वेरी सिंपल है कि by making money safe in the bank account, in return what investor will earn, that is called interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. या जब भी उनको ज़रूरत होती है तब वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, okay. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. Yes. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, जब भी कोई भी डिपॉजिट बैंक में है, पैसा डिपॉजिट के तौर पे है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। इज दैट क्लियर? होना ही चाहिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 41। यहाँ पे थोड़ा मुझे चेंज करना है, बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं, ओके। बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं। 40 यस 41। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना। डिमांड डिपॉजिट जो है ये अभी मैं पेज ले रहा हूँ इसमें, ओके। अरे यार ये है कि ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। Demand deposits offer another interesting facility. It is this facility which lends it the essential characteristics of money. Essential characteristics of money, that of a medium of exchange. Yes, ये जो है ये क्या है? As a medium of exchange जो है
ये यूज हो सकता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स कि अगर से फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अभी हमने डिस्कस किया था 60,000 रुपीज मेरे अकाउंट में है, ओके, डबल। अब मैं ये पैसा जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकता हूं। इससे पहले हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए जो पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के लिए हमने पैसा देके वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब ये 60,000 रुपीज मैंने बैंक अकाउंट में रखे, इसको मैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकता हूं। देखो यहां पे लिखा है that of a medium of exchange. You would have heard of payments being made by checks instead of cash. Yes, आपने ऐसा सुना होगा कि वाया चेक पेमेंट होता है, कैश के जरिए नहीं, चेक के थ्रू। बहुत बार सुना होगा चेक एंड ड्राफ्ट। यहाँ पे ड्राफ्ट एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज 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 यहाँ पे ध्यान रखना, चेक एंड ड्राफ्ट। चेक में दो तरह के चेक होते हैं, अकाउंट पेई और क्रॉस चेक। अकाउंट पेई और क्रॉस्ड चेक, ओके। और ये जो है बाय नेम जो उसका था बेरर चेक, वो भी डिस्कस करता हूं किस तरह का उसमें क्या चेंज क्या आता है, ओके। यहां पे जो आपको जो स्पेसिमेन दिया है ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट पेई, अकाउंट पेई। अब से फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त है, उससे मैंने कुछ गुड्स परचेस किया है उसकी दुकान से, उसने बोला कि भाई मुझे चेक में पेमेंट करो, ओके। तो अब उसका नाम मनीष है, नेम ऑफ दैट पर्सन इज मनीष। उसके बिजनेस का नाम जो है वो एक्सेल स्टोर करके है। तो मुझे पेमेंट किसका करना है, यहां से मैंने इसकी दुकान से गुड्स परचेस किया है, तो ये इसका बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में नाम क्या है, एक्सेल स्टोर। तो एक्सेल स्टोर के नाम पे उसका अकाउंट होगा। मिस्टर मनीष इज द ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एक्सेल स्टोर। ये एक्सेल स्टोर के नाम पे से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो वो बोले कि भाई मुझे चेक के थ्रू पेमेंट करो मेरे को, और कोई बात नहीं। तो 40,000 का चेक, तब 40,000 का चेक जो है, तो मेरा अगर अकाउंट जो है वो यूको बैंक में है, तो यूको बैंक ने मुझे एसआई चेक बुक दिया होगा, ओके। एसआई चेक बुक यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, लेकिन मेरे पास तो यूको बैंक का होगा। तो मैं यूको बैंक का चेक लेके उसमें डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यहाँ पे पे टू एक्सेल स्टोर, और फिर यहाँ पे अकाउंट पेई। ये क्या है, ऐसे अकाउंट पेई। अकाउंट पेई मीन्स अभी समझाता हूं, फिर उसमें 40,000 ये जिस तरह से यहां पे लिखा है वो करके मैं मेरा साइन करके दे दूंगा, ओके। अब एक्सेल स्टोर को मैंने चेक दे दिया, ये लो भाई 40,000 का चेक अकाउंट पे। मनीष भाई बोलेंगे ओके मिल गया भाई, तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट में, एक्सिस बैंक में जाके वो चेक को डिपॉजिट करेंगे। दे विल डिपॉजिट दिस चेक, द चेक विच इज गिवन बाय मी। एक्सिस बैंक में खुद के अकाउंट में, अकाउंट पे ही है एक्सेल स्टोर, तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। जैसे डिपॉजिट होगा, एक्सिस बैंक डायरेक्टली यूको बैंक का कांटेक्ट करके मेरे अकाउंट में, यूको बैंक के मेरे अकाउंट में से, धवल के अकाउंट में से 40,000 रुपया डायरेक्टली डेबिट होगा
my account will be debit with 40,000 rupees and this particular will be credited in the account of Excel store. तो चेक क्लियर हो गया, इनको पेमेंट मिल गया, चेक क्लियर. Likewise it act as medium of exchange. क्लियर है सबको? हाँ क्लियर है. चलो इसका फंक्शन आप सबको समझ में आ गया. अब चेक काम क्या करता है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया अकाउंट पे ही चेक, समझ में आया? ये मैंने कौन सा डिस्कस किया, अकाउंट पे ही. यहाँ पे अकाउंट पे ही चेक का ही एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन हम बेरर चेक पर क्या भी करेंगे. से फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन मेरे पास आता है, एक्स पर्सन, समझ में आया? मुझे आके बोलता है कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज दो, या तो फिर मुझे पेमेंट करना ही ऐसा है. ओके, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास अभी कैश नहीं है, 10,000 रुपीज कैश नहीं है, आप एक काम करो, मैं आपको 10,000 का चेक दे देता हूं. तो 10,000 का चेक मैं दूंगा. अब मेरी ही बैंक है यूको बैंक, यूको बैंक की ऐसी ही चेकबुक होगी, तो यहां पे यूको बैंक लिखा होगा. ओके, अब मुझे किस तरह से पेमेंट, उसका नाम एक्स पर्सन का नाम है मिस्टर मुकेश. ओके, तो ये जो पे लिखा है, पे यहां पे मिस्टर मुकेश 10,000 ओनली, 10,000 ऐसा करके मेरा साइन करके पूरा का पूरा जो यूको बैंक का चेक है, मैं यूको बैंक का चेक, वहां पे हम क्या करते थे, अकाउंट पे ही करते थे. यहां पे मैं अकाउंट पे ही नहीं करूंगा, डायरेक्टली उसको दे दूंगा. जैसे ही मैंने मिस्टर मुकेश के हाथ में वो चेक थमा दिया, मिस्टर मुकेश यूको बैंक में जाएंगे, वो किसी और बैंक में नहीं जाए. क्यों? क्योंकि वो अकाउंट पे ही चेक नहीं है. वो चेक कौन सा था, अकाउंट पे ही था. समझ में आया? मिस्टर मुकेश यूको बैंक में जाके वहां पे चेक रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पे मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा, वो देख के डायरेक्टली 10,000 रुपया मुकेश भाई के हाथ में थमा देंगे कि भाई ले जाओ 10,000 रुपया, बात खत्म. मेरा साइन वगैरह वेरीफाई करके डायरेक्टली वो पैसा मेरे अकाउंट में से डेबिट करके डायरेक्टली वो यूको बैंक ही उसको हैंड ओवर कर देंगे 10,000 रुपया. यहाँ पे क्या होता था, मेरे बैंक के अकाउंट में से डेबिट होके उनके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होता था. इज दैट क्लियर? दैट वाज द डिफरेंस. ओके, और तीसरा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने ये दो तरह के चेक का जो ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन किया. तीसरा जो है वो ड्राफ्ट होता है. दिस इज व्हाट की द मोस्ट सेफ. इसमें है ना बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, साइन कोई डुप्लीकेट कर देता है, ये है वो है, बहुत सारे फ्रॉड आते हैं. ओके, या तो फिर उनका बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है, और वो क्लोज बैंक अकाउंट होने के बाद भी उनके पास चेक बुक है, तो वो चेक बुक किसी को लिख के दे देंगे, फिर वो जो है वो पैसा वापस नहीं देगा, वो बोलेंगे कि मैं चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, तो वो बोले जा, फिर जब वहाँ पे जाएगा तो पता चलेगा ये अकाउंट ही क्लोज हो चुका है. ओके, तो फिर वो केस जफा वो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है. ड्राफ्ट इज द मोस्ट सेफेस्ट 110%. तो ड्राफ्ट क्या है? अब से फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर आदमी जो है, एक्स पर्सन है, इज गोइंग टू पे 5 लाख रुपीज टू मी. उसको 5 लाख रुपया मुझे पे करना है, मिस्टर धवल. ओके, मैं उनको बोलूंगा कि भाई मुझे ड्राफ्ट दो, आई विल एक्सेप्ट बाय ड्राफ्ट. ओके, तो ये क्या करेगा, ये आदमी एक्स पर्सन कोई भी बैंक में जाएगा, इन एनी पर्टिकुलर बैंक, कोई भी बैंक में जाके बोलेगा कि भाई मुझे ड्राफ्ट निकालना है. बोलेंगे कितने रुपए का? बोले 5 लाख रुपए का. बोले किसके नाम का? मिस्टर धवल एस बगा के नाम का, पूरा नाम मिस्टर धवल एस बगा. ओके, अब उसको जो है वो ड्राफ्ट निकालने के लिए 5 लाख रुपया तो बैंक को देना पड़ेगा. से फॉर एग्जांपल कि ये गया एसबीआई में जाके 5 लाख रुपया कैशियर को दिया और बोला कि मुझे इसके नाम का ड्राफ्ट निकाल के दो. तो ऐसा ही एक फॉर्म आएगा, पूरा ऐसा ही होता है, चेक के जैसा ही. ओके, उसमें जो है वो लिखा होता है ड्राफ्ट. ओके,
और ये जो है इसमें 5 लाख रुपया बैंक को डायरेक्टली SBI के कैशियर को एक्स पर्सन ने 5 लाख रुपये दिया, मेरे नाम का ड्राफ्ट निकला। ओके, ड्राफ्ट जो है वो जैसे ही इस तरह से प्रिंट होके आया, वो मेरे पास आके मेरे नाम का ड्राफ्ट होता है, मिस्टर धवल एस बगा, यहाँ पे जो प्रेम कुमार लिखा है यहाँ पे मिस्टर धवल एस बगा। ओके, फिर 5 लाख रुपीस, और वो ड्राफ्ट लेके मैं मेरे अकाउंट यूको बैंक के अकाउंट में जाऊंगा। यूको बैंक में जाके आई विल डिपॉजिट दिस ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट मैंने डिपॉजिट कर दिया, बात खत्म। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए एक्स पर्सन ने दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से 5 लाख रुपए यूको बैंक के मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? So these are the services provided by the bank in the form of medium of exchange। आपको मैंने ये पूरा का पूरा क्यों एक्सप्लेन किया? बिकॉज कि ऐसे MCQs आते हैं, ऐसे MCQs आते हैं, what kind of services provided by the bank which can be known as medium of exchange। ओके, तो इसमें आंसर में चेक एंड ड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, फिर डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, अब आपको तो सिर्फ यही चेक पता है, आंसर आएगा चेक एंड ड्राफ्ट फैसिलिटी। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग रिगार्डिंग ऑल दिस। ओके, for payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। मैंने ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लिखना है व्हाट इज चेक। व्हाट इज चेक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। Thus, we see that demand deposits share the essential features of money। The facility of checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without use of cash। कैश के बिना जो है पूरा पेमेंट सेटल हो जाता है। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy। एक पैसे जैसा ही काम करता है, मनी जैसा ही काम करता है इन द मॉडर्न इकोनॉमी। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक्स प्ले हियर, बट फॉर द बैंक there would be no demand deposit and no payments by checks against these deposits। The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। Yes, modern banking system में ये काम जो है currency and deposits जो है closely interlinked है। Means कि without deposit currency, without currency the deposit is not possible and without deposit the currency is not possible। Is it clear? Means कि बैंक जो है, बैंक का रोल कैसा है? बैंक प्लेड द रोल एज लाइक द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर बैंक नहीं है तो इकोनॉमी पूरा का पूरा डिलेपिडेट हो सकता है। ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके, 41 पेज तक का हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 42 से। ओके, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू।